इस विमान हादसे को लेकर जो फैक्ट्स सामने आए हैं उसे आप प्लीज समझ लीजिए। आज सुबह बारामती में घना कोहरा था, जिसकी वजह से बारामती के पूरे इलाके में विजिबिलिटी बहुत कम थी। यह भी बात कही जा रही कि बारामती एयर स्ट्रिप पर ILS की सुविधा नहीं है, जिसकी वजह से वहां लैंडिंग जो है वो मैनुअली होती है। और आज सुबह भी लैंडिंग मैनुअली ही होनी थी, लेकिन मैनुअल लैंडिंग के दौरान विमान सीधे रनवे पर नहीं आया। लैंडिंग से पहले विमान ने घुमाव ले लिया और ये इस बात का संकेत है कि लैंडिंग की जो पहली कोशिश थी, अभी ये कैप्टन कबीर कह रहे थे, वो फेल हो गई। और कहा यह भी जा रहा है कि कोहरे में रनवे को पायलट सही तरीके से अलाइन नहीं कर पाए और इसके बाद पायलट ने लैंडिंग की दूसरी कोशिश की, वो भी असफल रही। और इसके बाद पायलट ने मे डे की कॉल दी। लैंडिंग के दौरान विमान रनवे के किनारे क्रैश हुआ। DGCA सूत्रों के मुताबिक बारामती में जो एयर स्ट्रिप है वो एक टेबल टॉप रनवे की तरह है, यानी इसके आगे और पीछे गहरी सतह है और एयर स्ट्रिप ऊपर की ओर उठी हुई सतह है। ये बात भी कही जा रही है कि करीब 100 फीट पर विमान का बैलेंस थोड़ा बिगड़ा और उसके बाद रनवे से पहले ही विमान जमीन से टकरा गया। कैप्टन मलिक हमारे साथ है। कैप्टन मलिक, आप कह रहे हैं मेडे कॉल नहीं आई, लेकिन अब तक जितने भी हमारे पास इनपुट आ रहे हैं उसमें कहा जा रहा है द सेकेंड टाइम व्हेन द पायलट वाज ट्राइंग टू लैंड द एयरक्राफ्ट, तब उन्होंने मेडे कॉल दी थी, या फिर विफल होने के बाद? देखिए, जो अभी तक मेरी नॉलेज में है वो यही है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, टेक्निकल फेलियर होती, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वो मेडे कॉल डिक्लेयर करते और उसके अंदर जो है ये गो अराउंड करते और वहां लैंडिंग नहीं करते, या फिर नियर बाय जो ILS इक्विपेटेड, जो फुल इक्विपमेंट से इक्विपेटेड रनवे था, वहां पर लैंडिंग होती, लेकिन ये ऐसा नहीं हो पाया। और मेडे कॉल जब उन्होंने करी है तो मुझे लगता है जब वो 100 फीट से बिलो थे और टचडाउन करना चाह रहे थे और रनवे के साइड पे उनका लैंडिंग हुआ है, तब टचडाउन के वक्त उन्होंने मेडे कॉल अनाउंस की है। उस वक्त की मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस जो कहता है वो यही कहता है। मैं एक बात समझने की कोशिश कर रही हूँ कैप्टन साहब, देखिए हम तो कार वार चलाने वाले लोग हैं, हमको एयरक्राफ्ट का इतना नॉलेज नहीं, वो आप ही बता कि जब एक बार आपको लग गया कि यहाँ तो मुश्किल है, लैंडिंग नहीं हो पाएगी और बड़ा खराब मामला है, तो दूसरी बार तो उनको लैंडिंग नहीं करना चाहिए। एब्सोल्युटली, ये तो बहुत रिस्की था ना, और आपके पास आपके पास 5-6 लोग पहले से मौजूद थे, तो फिर आपका लैंड करना दोबारा, मतलब आप यू टर्न लेकर आए होंगे ना, वापस हवा में एक टर्न लेकर आए होंगे। देखिए मैम, क्या होता है कि जब आपके साथ कोई VIP प्रोटोकॉल में होते हैं और आपको पता है कि मान लीजिए मैं ही आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे पता है मेरे साथ कोई VIP प्रोटोकॉल है और VIP प्रोटोकॉल में बिल्कुल क्लियर है कि अगर आपका फर्स्ट टाइम फेल हो रहा है तो आपको रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। आप उसको कहां से DGC को अनाउंस करके कि डिफिकल्ट टू लैंड, वेदर इज नॉट क्लियर, जो भी आपको गो अराउंड करके आप जहां से टेक ऑफ किया है वहीं पर ही वापस लैंडिंग कर सकते हैं। और इन्होंने अगर वहां पर लैंड किया है तो क्या प्रेशर रहा होगा उनके ऊपर कि इतनी जल्दी उनको परमिशन दी गई, जबकि वहां वेदर क्लियर नहीं हुआ। और मैं आपको बताता हूँ, DGCA और एविएशन लॉ के मुताबिक जब तक आपको सन निकलना हुआ नजर नहीं आता है, उस आधे घंटे बाद अगर 5 नॉटिकल देयर इज सम इशू, जैसे तो ये जो खामियाजा भुगता है, वैसे मुझे लगता है कनेक्शन और नेटवर्क में भी कुछ इशू है। कैप्टन कबीर, आई विल गेट बैक टू यू, मेरी टीम वापस आपसे बात करेगी, लेकिन महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के निधन पर अजीत पवार को लेकर जो खबरें सामने आ रही है, उस पर जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, अब वो भी आपके सामने रख देती हूं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, उन्होंने कहा कि अजीत पवार महाराष्ट्र के लाल हैं और ऐसी खबरों से पूरा राजनीतिक जगत जो है वो व्यथित है, माफ कीजिएगा। उन्होंने अजीत पवार के प्रति श्रद्धांजलि और संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि यह समय शोक और एकजुटता का है। सुनिए आप। आज पूरा राजनीतिक जगत उनके आकस्मिक निधन से दुखी है। हम सब मर्माहत हैं और हम सब उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। अच्छा, ST हसन ने अजीत पवार की मौत पर सवाल खड़े कर दिए। इस वक्त की बड़ी खबर है, इस प्लेन हादसे को लेकर सवाल उठाते हुए ST हसन ने कहा है
कि जांच के बाद पता चलेगा कि दुर्घटना थी या साजिश। एक बार फिर से साजिश ढूंढने वालों का जमावड़ा और मेला यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। सुनिए क्या कह रहे हैं एसटी हसन। बहुत ही दुखद समाचार आज सुबह हम लोगों को मिला। देश का एक बड़ा नेता हम सबको छोड़ के चला गया, इस दुनिया से ही चला गया। अजीत पवार जी देश के ही बड़े नेता नहीं थे, उनको खास तौर से महाराष्ट्र में सारी राजनीति के एक्सेल थे, धुरी थे। उनका फॉलोइंग पूरे महाराष्ट्र के अंदर थी। उनके निधन से हमारे देश को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। हम अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि उनके परिवार वालों को सब्र जमील अता फरमाए। जब भी कोई हादसा होता है या कोई एक्सीडेंट होता है तो एक एंगल ये भी देखा जाता है कि किसी ने कराया तो नहीं है, कोई साजिश तो नहीं है। अब ये तो इंक्वायरी के बाद ही कुछ पता चलेगा कि क्या मसला था, क्या सिर्फ एक्सीडेंट था या कोई साजिश थी। और इस वक्त संजय निरुपम साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय जी, मैं पहली प्रतिक्रिया आपसे चाहूंगी अजीत भाऊ के निधन पर। पवार, जिनको हम सब लोग पूरे महाराष्ट्र में प्यार से सम्मान से अजीत दादा पवार कहते थे, वे बहुत ही लोकप्रिय नेता थे, जननेता थे। खासकर ग्रामीण महाराष्ट्र में उनका जबरदस्त जुड़ाव था। ऐसे व्यक्ति का अचानक चले जाना एक निश्चित तौर पर पूरे महाराष्ट्र को शोकमग्न कर गया है। अभी कल तक तो वो नियमित तौर पर काम कर रहे थे, पूरे चुनाव प्रचार में जबरदस्त हिस्सा लिया था उन्होंने पुणे में और पिंपरी चिंचवड़ में। उसके बाद कल परसों मेरे ख्याल से कैबिनेट की मीटिंग थी जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पे वो मीटिंग ले रहे थे मुख्यमंत्री जी के साथ बैठ करके। तो एक बड़ा हंसमुख स्वभाव का और जो गरीब कमजोर लोग हैं उन लोगों के दुख दर्द में हमेशा शामिल रहने वाला नेता, और महाराष्ट्र के आर्थिक विषयों को, महाराष्ट्र के कृषि जन्य विषयों को बहुत अच्छे से वो समझते थे, उन समस्याओं को बहुत अच्छे से समझते थे। बतौर वित्त मंत्री उनने कई बार बजट पेश किया, तो महाराष्ट्र के जो वित्तीय मामलों के भी अच्छे जानकार थे। तो एक ऐसा जन सामान्य के बीच का नेता, एक लोकप्रिय नेता अचानक चले जाना, ऐसा लगता है कि चल रही एक महफिल थी, महफिल से कोई अचानक उठ करके चला गया। तो ये बहुत शॉकिंग है, बहुत खुद महाराष्ट्र की राजनीति से ताल्लुक रखते हैं आप, इन सब के साथ उठते बैठते रहे हैं, इनके साथ आपने बहुत राजनीति की है। कोई ऐसा पल, कोई ऐसा वाकया आपको याद आता हो जो आपके मन में बसा हुआ हो कि अजीत दादा पवार जो है इनसा कोई नेता नहीं, ऐसी कोई छाप छोड़ी हो? ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, बहुत सारे प्रकरण हैं। किसी एक प्रकरण के ऊपर भी तुरंत नहीं बोला जा सकता, लेकिन सिर्फ मैं नहीं बल्कि महाराष्ट्र का कोई ऐसा पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं होगा जो अजीत पवार को लाइक नहीं करता था, पसंद नहीं करता था। सभी लोग अजीत दादा के जो वन लाइनर्स हैं, अजीत दादा कठिन से कठिन वक्त में बहुत एकदम टेंस वातावरण है, उस तनावपूर्ण वातावरण में भी कुछ न कुछ ऐसी बातें कह देते थे जिससे एक माहौल हल्का फुल्का हो जाता था। तो पत्रकार लोग, आज जो पत्रकारों का जमाना है कि कहीं पर भी बूम लगा करके कुछ न कुछ पूछते रहते हैं, तो कभी कठिन से कठिन सवाल भी उनसे पूछिए तो उसको इस तरीके से हंस के टालते थे, तो उसमें वो जो पत्रकार है वो भी बेचारा अपना सवाल भूल जाता था। एक बहुत एक उम्दा नेता, एक बहुत अच्छा नेता। निश्चित ये बात तो आपकी सही है संजय जी। हमें याद है कि जब शरद पवार से उनका अलगाव हुआ तो एक मौका हमारे पास भी था जब उनसे हम इंटरव्यू ले रहे थे, तब हमने पूछा कुछ कड़वे सवाल अजीत पवार को लेकर, शरद पवार को लेकर, लेकिन उन्होंने कहा कि राजनीति अलग है, परिवार अलग है, वो मेरे चाचा हैं, थे, रहेंगे, मेरे गुरु थे, हैं, रहेंगे। हाँ, राजनीतिक मतभेद है, लेकिन इसके अलावा एक चीज इतर उन्होंने नहीं बोली। लेकिन ये भी खबरें थी संजय जी कि एनसीपी एक होने वाली थी। अभी ये बात आप सही कह रही हैं। देखिए क्या हुआ, पिछला जो चुनाव था, पिछले चुनाव में वो दोनों पार्टियां, दोनों राष्ट्रवादी कांग्रेस एक साथ लड़ी और अजीत पवार ने बहुत ही मेटिकुलसली, बहुत ग्रेसफुली शरद पवार जी के साथ नए सिरे से एक अलायंस तैयार किया और धीरे धीरे एक माहौल बनने लगा कि अभी दोनों पार्टियां एक हो जाएंगी, अजीत दादा के नेतृत्व में दोनों राष्ट्रवादी कांग्रेस का मर्जर हो जाएगा। तो ये एक बात चल ही रही थी और ये बात स्थापित हो चुकी थी कि अब अजीत पवार जो हैं वो शरद पवार जी के सही वारिस हैं, असली वारिस हैं, और उनके शरद पवार जी का जो कैडर था, उनके जो कार्यकर्ता थे, उनको मानने चाहने वाले लोग थे, वो भी धीरे धीरे अजीत पवार जी का नेतृत्व एक्सेप्ट करने लगे थे। तो एकदम से सब कुछ हो रहा था
और ऐसा लग रहा है कि अचानक कंप्यूटर में ब्रेकडाउन हो गया, अचानक सब कुछ थम सा गया है। तो आसान नहीं है इस चीज को एकदम से बर्दाश्त कर लेना। सही कह रहे हैं। और उनके कार्यकर्ताओं में खासकर एक जबरदस्त शोक है। उनके परिवार, उनकी पत्नी जो स्वयं राज्यसभा के सदस्य हैं, और उनके दोनों बेटे, उस परिवार को ईश्वर ताकत दें। और अजीत दादा एक जितने हंसमुख और अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे, निश्चित तौर पर भगवान उनको अपने चरणों में स्थान देंगे। और ऐसे व्यक्ति बहुत कम होते हैं पॉलिटिक्स में। ऐसे व्यक्ति जब राजनीति एक दुश्मनी और अदावत का केंद्र मानी जाती है, तब वो सबके साथ एक बड़ा एक मिलनसार स्वभाव के, बिल्कुल मिलनसार। और संजय जी वो हम देख भी रहे हैं, या एनसीपी दिल्ली का दफ्तर हो कि वो बारामती अस्पताल का, मुझे जालीदार टोपी वाले भी दिखाई दे रहे हैं, मुझे बुर्का नशी औरतें भी दिख रही हैं, मुझे वो मराठी टोपी, मतलब वो सब के सब वहाँ पहुँच चुके हैं अजीत दादा के दर्शन करने के लिए, आखिरी दर्शन के लिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आज पूरा महाराष्ट्र उमड़ेगा और हम लोग भी जाएंगे, थोड़ी देर में निकलेंगे हम लोग भी। आज उनके अंतिम क्रिया में हम सब शामिल होंगे आज। संजय जी बहुत बहुत शुक्रिया। दुखद क्षण है जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, न्यूज़ 18 इंडिया से बातचीत करने के लिए। मैं आपको ये बता दूं कि परिवार जो है 2:30 बजे के आसपास, कहा जा रहा है शरद पवार, सुप्रिया सुले, उनकी धर्मपत्नी और उनके बेटे पार्थ पवार जो हैं वो बारामती के अस्पताल में पहुंचेंगे जहां उनका शव रखा गया है। अंतिम दर्शन के लिए क्या वक्त मुकर्रर किया जाएगा या फिर आज ही तमाम रीति रिवाज के साथ उनको आखिरी विदाई दे दी जाएगी, इसमें अभी किसी तरह की कोई जानकारी हमें नहीं मिली है, क्योंकि परिवार का कोई सदस्य अभी बात करने को राजी नहीं हो रहा है। हमारे साथ रवि मौजूद है, नीरज मौजूद है, नीरज के साथ बड़े लीडर भी एनसीपी के तारिक अनवर साहब जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। नीरज। तारिक अनवर साहब जो कि एनसीपी के फाउंडर मेंबर रह चुके हैं और मौजूदा में कांग्रेस पार्टी से सांसद हैं, उनसे बातचीत करते हैं अजीत पवार को लेकर। तारिक साहब, एक स्ट्रगल वाला माहौल था जब आप लोग कांग्रेस से अलग हुए थे और एनसीपी का गठन किया था। उस समय फाउंडर मेंबर तो नहीं थे, लेकिन उनकी भूमिका बहुत बड़ी थी अजीत पवार की, क्योंकि वो शरद पवार के भतीजे थे। कैसे याद करेंगे उनको? देखिए, हमारी पहली बार उनसे जो भेंट हुई, मुलाकात हुई, वो बारामती में हुई थी। एनसीपी बनने के बाद मैं और पीए संगमा जी और पवार साहब, हम लोग सब बारामती में मिलने का हम लोगों ने तय किया और आगे की रणनीति तैयार करने की बात हुई। उसी दौरान में पवार साहब ने मेरा इंट्रोडक्शन और संगमा जी का, दोनों का इंट्रोडक्शन अजीत पवार जी से कराया। और हमको उसी समय ये बात समझ में आ गई थी कि अजीत पवार एक प्रकार से पवार साहब के जो आने वाले समय में जो उनकी जिम्मेदारी संभालेंगे, वो ऐसा लग रहा था। और वो बहुत एक्टिव थे, पार्टी के अंदर भी बहुत एक्टिव थे। और उनकी शुरुआत जब महाराष्ट्र में हमारा और कांग्रेस का गठबंधन की सरकार बनी, तो उसमें वो एक वरिष्ठ मंत्री बने। फिर कुछ ही दिनों के बाद वो डिप्टी सीएम बन गए और पार्टी को संभालने का काम, पार्टी को के संगठन को मजबूत करने का काम ऐसा लगता था कि पवार साहब ने उनको दे रखा है, और वो इस काम में लगे भी थे और काफ़ी समय देते थे। और कार्यकर्ताओं के साथ उनका संबंध बहुत अच्छा था और कार्यकर्ता उनके पास जाते थे, अपनी बात कहते थे और जहाँ तक उनकी उससे होता था वो मदद करते थे। कहने का मतलब ये है कि अजीत पवार साहब के एक प्रकार से आने वाले समय में वो उनके उत्तरदायित्व को संभालने वाले, ऐसा लगता था। तो ये जो अचानक ये घटना घटी है, ये मेरा ख्याल है कि पूरा महाराष्ट्र और ख़ास तौर पर जो एनसीपी के कार्यकर्ता हैं और उनके साथ जुड़े रहे हैं, उनके लिए बहुत ही तकलीफ़देह समय है, कठिन समय। चूँकि अचानक मौत हुई है उनकी, एक नेचुरल डेथ होती है तो उसमें लोगों को लगता है कि ठीक है, उम्र पूरी हो गई थी, वक्त पूरा हो गया था। लेकिन इस तरह का जो दुर्घटना में अगर किसी की मृत्यु होती है तो उनके जो समर्थक होते हैं, उनके जो परिवार के लोग होते हैं,
उनके मित्र होते हैं, उनको बहुत तकलीफ होती है। एक बात बार बार दिल्ली के सर्किल में कही जाती थी कि राष्ट्रीय चेहरा भले शरद पवार हो, एनसीपी जिसका मूल आधार महाराष्ट्र में था, पूरा संगठन उन्हीं के हाथ में था, अजीत दादा पवार के हाथ में, क्योंकि शरद पवार ने उनके जिम्मे छोड़ रखा था। बिल्कुल, अजीत दादा पवार साहब को लोग दादा कहते थे, सारे कार्यकर्ता एनसीपी के उनको दादा कहते थे, और पार्टी को चलाना, पार्टी कार्यालय को चलाना, वो सब उनकी जिम्मेदारी थी। और एक तरह से इन चीज़ों से पवार साहब कभी सीधे तौर पर उससे उनका संबंध नहीं रहा, तो शायद उनका विश्वास था। एक तो उनके भतीजा थे और साथ में उन्होंने अपना आने वाले समय के लिए उनको ये जिम्मेदारी दे रहे थे, वो लगातार उनको ग्रूम कर रहे थे और उनको लगा था कि आने वाले समय में उनको अपनी दायित्व उनको दिया जा सकता है। कुछ व्यक्तिगत पहलुओं की अगर बात करें, ये तो हो गया कि पार्टी में जो उन्होंने अपना योगदान दिया, संगठन के आदमी थे। व्यक्तिगत पहलू को बहुत शांत रहते थे, कुछ अपनी यादें शेयर करेंगे? नहीं, अच्छे आदमी थे, मिलने जुलने में बहुत सज्जन थे और हम लोगों से ज़्यादा मुलाकात नहीं होती थी क्योंकि हम लोग पवार साहब के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन होता था। लेकिन जब भी कोई मीटिंग हुई, कोई वर्किंग कमेटी की बैठक हुई या दिल्ली में कोई इम्पोर्टेंट बैठक बुलाई गई तो उसमें अजीत दादा आते थे। नीरज, एक अंतिम सवाल पूछिए ना, ममता बनर्जी कह रही हैं कि जुडिशल निगरानी में जांच होनी चाहिए, इस देश में कोई भी सिक्योर नहीं है, सेफ नहीं है। बिल्कुल, तारिक साहब से ये सवाल करूंगा, कांग्रेस सांसद के तौर पे भी इनसे जवाब मांगूंगा। ममता बनर्जी कह रही है कि जुडिशियल जांच होनी चाहिए, इस देश में कोई सेफ नहीं है, पूरे हादसे के पीछे एक साजिश मान रही है। देखिए, हर व्यक्ति की अपनी अपनी राय हो सकती है। ममता जी ने जो कहा है, क्योंकि इस तरह की अचानक जो घटना हो जाती है ना, तो कई लोगों का ध्यान अलग अलग ढंग से जाता है, लोग सोच अलग अलग होती है। तो अगर ये इसके पीछे कोई साजिश है या इसके पीछे कोई ऐसी बात है तो उसी को देखते हुए ममता जी ने ये बात किया होगा। लेकिन हमको लगता है कि इसका फैसला उनके परिवार के लोग करें तो बेहतर है। एक सवाल करूंगा, आपने संजय गांधी के हादसे को भी देखा है, माधवराव सिंधिया के हादसे को भी देखा है और कई हादसे आपने देखे बतौर नेता के तौर पे, और आज अजीत दादा पवार का हादसा आपने देखा। हर बार जब हादसे होते हैं तो जांच की बात होती है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम जो सुनिश्चित करना होता है, जो प्रोटोकॉल एविएशन में, वो करने में नाकामयाब रहते हैं। जब बड़े हादसे होते हैं वो तो चर्चा में होते हैं, इस तरह के बहुत सारे हादसे और भी होते होंगे। बिल्कुल सही कहा आपने कि जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है सिविल एविएशन का और जो गाइडलाइन होता है, अगर उसमें कोई कमी है उसकी तो जांच होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा हादसा है और अब ये तस्वीरें भी आने लगी है। नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया तारिक अनवर साहब, और आपका हादसे में अजीत पवार के निधन की जो लेटेस्ट तस्वीर आई है वो आपके सामने, जहां आपको धुएं का गुबार, आग का गोला उठते हुए दिखाई दे रहा है। और दूसरा, महाराष्ट्र के बारामती में समर्थक रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, मातम वहां पर हो रहा है, पूरा बारामती शोक की लहर में डूबा हुआ है। बारामती में जो दुकानें हैं वो लोगों ने खुद से बंद कर ली है। आप बारामती अस्पताल के बाहर हुजूम को देखिए, वहां एक सैलाब उमड़ा हुआ है और सिर्फ लोगों के रोने की और बिलखने की आवाजें सुनाई पड़ रही हैं। 2:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब पहुंचेंगे वहां पर परिवार के तमाम लोग।